श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8 बजे हैं। अब प्रस्तुत है नए सिस्टिक टेक्नोलॉजी पर श्री राजेंद्र प्रसाद नेगी से अनिल भारती की भेंट वार्ता। श्रोताओं, आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस और इस महत्वपूर्ण अवसर पर बातचीत के लिए हमारे बीच हैं श्री राजेंद्र सिंह नेगी, जो कि आईटी और एटी एजुकेटर हैं। आज आपसे बातचीत का विषय रहेगा दृष्टि दिव्यांगों के लिए असिस्टिव टेक्नोलॉजी। नेगी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार। आप राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान में कार्यरत हैं, तो आज का दिन किस तरह से मनाया गया पूरे संस्थान में? देखिए, आज का दिन एक विशेष दिन होता है दिव्यांगता के क्षेत्र में और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मनाया जाता है, जिसे वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे कहते हैं। तो आज हमारे संस्थान में काफ़ी चहल पहल थी और कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, और साथ ही साथ बच्चों के परफॉर्मेंस भी हुए और जो अन्य नॉर्मली जो प्रोग्राम होता है वो सब हुए, और साथ ही साथ जो है लोगों को जागरूक करने का भी एक मौका मिला इस प्रोग्राम के माध्यम से। जी, आप आईटी और एटी एजुकेटर हैं, थोड़ा बताएं कि किस तरह का आपका कार्य है और इस क्षेत्र में कैसे आपका पदार्पण हुआ? मेरा जो जैसा नाम से पता चल रहा, आईटी एंड एटी एजुकेटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजी एजुकेटर है। ये एक विशेष पद है जिसमें मेरा मुख्य रोल होता है असिस्टिव टेक्नोलॉजी को पढ़ाना और उसे बताना, लोगों को अवेयर करना, जानकारी देना, जिससे कि लोग भी समझे कि असिस्टिव टेक्नोलॉजी क्या होता है, और विशेषकर जो दृष्टि दिव्यांगजन है उन लोगों को ट्रेंड करना फर्स्ट प्रायोरिटी में मेरा आता है। तो कैसे इस क्षेत्र में आप आए? इस क्षेत्र में तो मैं एक्चुअली क्या था कि मैंने केंद्रीय विद्यालय से अपनी पढ़ाई की, तो केंद्रीय विद्यालय में उस समय तक दिव्यांगता के क्षेत्र में किसी प्रकार की जानकारी नहीं थी, और भले ही टीचर मुझे सहायता करना चाह रहे थे लेकिन उस तरह से टेक्निकली वो अभी अवेयर नहीं थे। तो आफ्टर 12 मैं ढूंढता हुआ आया इधर उधर कि दृष्टि दिव्यांगता के लिए क्या सुविधाएं हैं भारत में, किस प्रकार से हो सकता है रिहेबिलिटेशन, क्योंकि मैं भी कन्फ्यूजन में था। तो उस तरह से मैं पहली बार NIPBD, जहां पर अभी मैं कार्यरत हूं, वहां पहुंचा, और फिर वहां से मैंने ट्रेनिंग भी की, और वहीं से मुझे दिव्यांगता के क्षेत्र में, विशेषकर दृष्टि दिव्यांगता के क्षेत्र में जो भी जानकारी थी वो सब मिली। और उसके बाद फिर मैं जो उस समय तक मैं भी स्टूडेंट लाइफ में ही था और पढ़ रहा था, और उस दौरान मैं लॉ ग्रेजुएट भी कर रहा था, और उसके बाद 1 साल मैंने इस जो कंप्यूटर के कोर्स है उसको करने के लिए, असिस्टिव टेक्नोलॉजी के कोर्स को करने के लिए मैंने उसको गैप किया। उसका फिर उसके पूरा करने के बाद फिर मुझे लगा कि अब प्रोफेशनल लाइफ में जाना है, तो फिर मैं दिल्ली में RK पुरम में है नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, NAB करके है, तो वहाँ पर गया। वहाँ पर फिर मैंने देखा, वहाँ पर भी कार्य किया, और मेरी इंटरेस्ट इस क्षेत्र में बड़ी, मुझे लगा कि इस क्षेत्र में मुझे कार्य करना चाहिए और एक नया क्षेत्र है। और उसके बाद फिर मैं दोबारा फिर जब NIPBD में जॉब की अपॉर्चुनिटी मिली तो फिर यहाँ आ गए। हमारे श्रोता जानना चाहेंगे कि एक जो दृष्टि बाधित है वो किस प्रकार असिस्टिव टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर का प्रयोग करता है? देखिए, दृष्टि बाधित, जैसा कि पता चल रहा है, दृष्टि बाधित देख नहीं सकते, है ना। इसको हम असिस्टिव टेक्नोलॉजी को एक उदाहरण के माध्यम से समझना का प्रयास करेंगे। कंप्यूटर सबको पता है, इसलिए हम उसी का एग्जांपल लेते हैं। तो कंप्यूटर सामान्यतः देखकर चलाया जाता है, स्क्रीन होता है, स्क्रीन पर देखकर चलाते हैं, यहाँ तक कि माउस के पॉइंटर भी देखना पड़ता है। लेकिन दृष्टि बाधितों के सामने यह समस्या है कि वे देख नहीं सकते। तो ऐसे कंडीशन में आज कुछ ना कुछ ऐसा साधन चाहिए, ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जो उनको सुन के बताए, है ना, जो उसको सुनाए। तो ऐसे कंडीशन में जो सॉफ्टवेयर, जिन तकनीकों का हम इस्तेमाल करते हैं, जो उसमें साउंड प्रोड्यूस करता है, वो पढ़ के बताता है, सारे ऑप्शन को पढ़ के बताता है, इस तरह के जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं उसे ही हम असिस्टिव टेक्नोलॉजी कहते हैं। यानी कि कंप्यूटर वही सामान्य कंप्यूटर है, वही वर्ड, एक्सेल जो सब लोग सामान्यतः यूज करते हैं, वही सब कुछ है, परंतु उसको प्रयोग करने के लिए हम लोग एक विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं जो हमें पढ़ के सुनाता है, जो भी स्क्रीन में होता है उसको पढ़ के सुनाता है। तो उसी को हम असिस्टिव टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसी प्रकार से और भी कैटेगरी है असिस्टिव टेक्नोलॉजी के, ये मैंने एक एग्जांपल के रूप में आपको समझाने का प्रयास किया। जी, तो आपके संस्थान में जो दृष्टि बाधित हैं वो किस तरह से इस तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं और उनके जीवन में किस तरह का बदलाव आप देख रहे हैं? हमारे जो संस्थान है उसमें इस विषय में ट्रेनिंग भी चलती है, कंप्यूटर के कोर्सेज हैं, उसके अलावा शॉर्ट हैंड है और मोबिलिटी के कोर्सेज हैं। सभी जगह पर हमने टेक्नोलॉजी का समायोजन किया हुआ है, और ऐसे कंडीशन में जब वो यूज़ करते हैं तो उनको हम, जब भी वो हमारे पास स्टार्टिंग में आते हैं तो हम उन्हें उससे फैमिलियर कराते हैं कि असिस्टिव टेक्नोलॉजी किस तरह से बोल रहा है, उनको सुनाते हैं, और फिर धीरे धीरे उनको फैमिलियर करते हैं। और जब वो फैमिलियर हो जाते हैं उसके बाद में आप देखोगे वो इंडिपेंडेंटली
कंप्यूटर यूज़ कर पाते हैं, मोबाइल यूज़ कर पाते हैं। मोबाइल के बारे में बता दूं कि सब लोग एंड्रॉयड बेस्ड मोबाइल ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं भारत में, और आईफोन भी यूज़ कर रहे हैं आजकल। तो दोनों में ही असिस्टिव टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। तो उसमें जो है टॉकबैक के नाम से ऑलरेडी एक स्क्रीन रीडर अवेलेबल है, उसे ऑन करने की आवश्यकता होती है, जिसको जरूरत पड़ती है वो ऑन करते हैं। तो ये इंडिपेंडेंटली इस्तेमाल कर सकते हैं। और आजकल आप देखोगे जब ये यूज़ कर पाते हैं उसके बाद में केवल उन्हें अपॉर्चुनिटी की आवश्यकता होती है। आप अपॉर्चुनिटी दीजिए, वो आपको जॉब करके दिखा देंगे। जी, तो किस किस प्रकार की टेक्नोलॉजी है वो इस समय उपलब्ध है? इस समय दृष्टिबाधितों के लिए काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, असिस्टिव टेक्नोलॉजी के रूप में भी। थोड़ा सा मैं उससे पहले किस तरह के हैं उसको बताने से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा श्रोताओं को कि हम लोग भी जो काम करते हैं सामान्य टेक्नोलॉजी में ही काम करते हैं, वही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल या वही मोबाइल, है ना। बस असिस्टिव टेक्नोलॉजी केवल हमें सहायता करता है उस काम को परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि हम देख नहीं सकते तो हमें साउंड के माध्यम से हमें फीडबैक देता है और हम उसे सुन के फिर ऑप्शन को क्लिक करते हैं या जो भी काम करना है वो करते हैं। तो असिस्टिव टेक्नोलॉजी में स्क्रीन रीडर टेक्नोलॉजी सबसे फेमस है, जो कि स्क्रीन में जो भी ऑप्शन आता है उसे पढ़ लेता है और फिर उसके बेस पर हम कार्य करते हैं। और उसके बाद इसमें स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर में 2 पॉपुलर स्क्रीन रीडर है जो भारत में चलता है। भारत में क्या पूरा वर्ल्ड भी हम बोले तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक है जॉज, JAWS जॉज, जॉब एक्सेस विद स्पीच, और दूसरा NVDA, नॉन विजुअल डेस्कटॉप एक्सेस। NVDA फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी nvaccess.org में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। जॉज पेड है और ये फ्रीडम साइंटिफिक के वेबसाइट से आप कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन ये पेड वर्जन है। तो बेसिक अगर कहीं पर कुछ कर रहे हैं, काम कर रहे हैं तो NVDA भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने भी अपने सारे कोर्सेज में ऑलमोस्ट ऑल NVDA ही इंप्लीमेंट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंस्टेंट रीडिंग डिवाइसेस भी आते हैं, जिसमें मान लीजिए हार्ड कॉपी है, मार्केट से आपने हार्ड कॉपी खरीदा और उसके बाद हार्ड कॉपी मींस प्रिंटेड कॉपी, और उसको आप पढ़ना चाहते हो लेकिन दृष्टि दिव्यांगजन को तो दिखाई नहीं दे रहा है, वो कैसे पढ़ेगा? तो इंस्टेंट रीडिंग डिवाइस मींस ऐसा डिवाइसेस हैं जो कि इंस्टेंटली उसको सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर देता है और कन्वर्ट करने के साथ साथ वो पढ़ने लायक भी बना देता है। उसको इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट में कन्वर्ट करके और हम उसे अपने स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा बुक पढ़ने के लिए डेजी बुक्स या EPUB में भी हम बुक पढ़ सकते हैं और उसके लिए भी प्लेयर्स आते हैं। OCR टेक्नोलॉजी है। OCR टेक्नोलॉजी देखिए एक सामान्य टेक्नोलॉजी है, लेकिन दृष्टिबाधित व्यक्ति भी उसे यूज करते हैं ताकि जो इमेज में टेक्स्ट लिखा हुआ है, स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी लिमिटेशंस ये है कि वो इमेज में टेक्स्ट को नहीं पढ़ पाता है, तो उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ता है इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट में, तो वो OCR टेक्नोलॉजी से ही पॉसिबल है। तो इस तरह के तमाम टेक्नोलॉजी है। नेगी जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि आप एक एजुकेटर हैं, आप पढ़ाते हैं। हमने देखा है कि जो सामान्य जन है, जो दृष्टिबाधित नहीं है, उनमें भी बहुत सारे लोग हैं जो कंप्यूटर को या हम मोबाइल्स की बात करें उनको चलाने में बहुत उनकी रुचि नहीं होती है, या वो सीखने की कोशिश भी नहीं करते हैं, या वो उसके साथ बहुत कंपेटेबल नहीं होते हैं। क्या आपने भी देखा है कि दृष्टिबाधित लोगों में भी इस प्रकार की श्रेणियां हैं जो बहुत रुचि नहीं दिखाते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। दृष्टिबाधित व्यक्ति भी केवल अगर उनकी आई की कंडीशन को छोड़ दिया जाए, बाकी सामान्यतः बिल्कुल सेम होता है। जिस तरह से बिहेवियर गैर दिव्यांगजनों में अलग अलग प्रकार के बिहेवियर देखने को मिलता है, उसी प्रकार से दृष्टि दिव्यांगजनों में भी मिलता है। किसी को सीखने में इंटरेस्ट होता है, किसी को नहीं होता है। कोई मजबूरी में सीखता है, अगर वो स्क्रीन रीडर से नहीं सीखेगा, आज के युग में टेक्नोलॉजी से रूबरू नहीं होंगे या उसको लेंगे नहीं, तो वो भी पिछड़ जाएंगे। कोई इस तरह से सीखता है, तो हर प्रकार के लोग होते हैं। जी, तो असिस्टिव टेक्नोलॉजी के प्रयोग करते समय वो कौन सी बाधाएं, जो चुनौतियां हैं, आमतौर पर दृष्टिबाधितों के समक्ष उपस्थित होती हैं? हाँ जी, मैं हमेशा कहीं भी यही बोलता हूं कि ये जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी या एक्सेसिबिलिटी जो हम बात करते हैं, सुगम्यता की बात करते हैं, वो डुअल अप्रोच होता है। मीन्स अगर हम दृष्टि दिव्यांगजनों को या किसी भी दिव्यांगजनों को या किसी भी व्यक्ति को असिस्टिव टेक्नोलॉजी सिखा दें, उसको बिल्कुल एम्पावर्ड कर दें, उनकी क्षमता डेवलप कर दें, तो उतना से काफ़ी नहीं है। दूसरे साइड भी एक्सेसिबल होना चाहिए उसको यूज़ करने के लिए। तो एक तो जितने भी जो बाधाएं हैं वो इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि दूसरे जो उसका निर्माण कर रहे हैं, जैसा डेवलपर हैं या और भी कोई इम्प्लीमेंट एजेंसीज हैं, वो अवेयर नहीं होते हैं कि किस प्रकार की आवश्यकताएं हैं दृष्टि दिव्यांगजन को लेकर। तो वो अपनी वेबसाइट या कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो वहाँ पर वो एक्सेसिबिलिटी का ध्यान नहीं रखते। मान लीजिए हम इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट पढ़ सकते हैं, हम इमेज में जो टेक्स्ट लिखा है उसको डायरेक्ट नहीं पढ़ सकते, लेकिन क्या होता है
उन्होंने PDF या कोई भी चीज़ अपलोड किया, फाइल या नोटिफिकेशन अपलोड किया या कोई भी इंफॉर्मेशन अपलोड किया, वो इमेज में अपलोड कर देते हैं। तो वहाँ पर एक समस्या उत्पन्न हो गई। मुझे पता है, मैं तो कर पा रहा हूँ असिस्टिव टेक्नोलॉजी, लेकिन वहाँ इमेज में है तो मेरा असिस्टिव टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ पाएगा, है ना। तो इस तरह की कई समस्या हैं। ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग प्रॉपर होनी चाहिए, पर्सन विद डिसेबिलिटी की ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटी अच्छी आनी चाहिए। और तीसरा है अवेयरनेस लेवल काफ़ी बढ़ाना चाहिए। केवल सिखाने से नहीं होगा, बल्कि दूसरे साइड भी हम अगर किसी को बोलते हैं असिस्टिव टेक्नोलॉजी के लिए एक्सेसिबल बनाओ, तो उसको अवेयर होना चाहिए, डेवलपर को अवेयर होना चाहिए कि असिस्टिव टेक्नोलॉजी के लिए हमें किस प्रकार से डेवलपमेंट करने की आवश्यकता है। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए, अदरवाइज ये बाधा उत्पन्न कर रही है समाज में और इससे दृष्टि दिव्यांगजनों को क्षमता होते हुए भी समस्या उत्पन्न हो रही है। जो गैर दिव्यांगजन है उनके लिए तो बहुत सुविधाएं आ गई हैं। अब सोशल मीडिया भी है और हम देखते हैं कि डिजिटल लाइब्रेरीज हैं, PDF में सब कुछ अवेलेबल है। एक क्लिक में आप कुछ भी चीज़ डाउनलोड कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। क्या दृष्टि बाधितों के लिए भी कोई ऐसी संस्था है, क्या इस तरह की कोई लाइब्रेरी है? देखिए, जिस प्रकार से गैर दिव्यांगजन एक क्लिक में सब कुछ ले सकते हैं, उसी प्रकार से जो दिव्यांगजन है या विशेषकर दृष्टिबाधित व्यक्ति है, वो भी एक क्लिक में सब कुछ ले सकता है। आप फेसबुक की बात करेंगे, है ना, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो जिस प्रकार से एक साइटेड व्यक्ति उसका इस्तेमाल कर रहा है, देखने वाला व्यक्ति, दृष्टिवान व्यक्ति कर रहा है, उसी तरह से दृष्टिबाधित व्यक्ति भी कर रहा है उसे। अगर उसमें इमेज वाला पोर्शन छोड़ दे तो, क्योंकि सब कुछ ई-टेक्स्ट में है, पढ़ पा रहे हैं। तो ये एक्सेसिबिलिटी के साथ और प्रॉपर एक्सेसिबिलिटी के साथ हमारे संस्थान में भी नेशनल एक्सेसिबल लाइब्रेरी की व्यवस्था की गई है। उसके थ्रू हम एक्सेसिबल फॉर्मेट में बुक प्रोड्यूस करते हैं और बुक प्रोवाइड करते हैं। और अभी अभी हमने सुगम्य पुस्तकालय, जो कि ऑनलाइन पुस्तकालय है, उनके साथ भी एक MOU साइन कर लिया है। और अब हम सुगम्य पुस्तकालय के थ्रू भी ऑनलाइन, जहां पर वो दिव्यांगजन है वहीं पर वो रजिस्टर करके उससे सुगम्य पुस्तक प्राप्त कर सकता है, इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे पुस्तक की खास बात ये होती है कि हम उसमें नेविगेशन की सुविधा प्रोवाइड करते हैं। मान लीजिए कोई ऑडियो में रिकॉर्डेड बुक है, तो सिंपल ऑडियो रिकॉर्डेड बुक में आप सीधे किसी एक पर्टिकुलर जगह पर नहीं जा सकते, किसी पेज नंबर पर नहीं जा सकते। लेकिन हमारी जो बुक है, जो डेजी फॉर्मेट में बुक होते हैं, डिजिटल एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, और EPUB फॉर्मेट में जो बुक होते हैं, ये दो फॉर्मेट काफ़ी चल रहा है। इन दोनों फॉर्मेट में जो बुक होते हैं उसमें आप सीधे पेज नंबर 25 में जाना है तो सीधे पेज नंबर 25 में जा सकते हैं, हेडिंग टू हेडिंग मूव कर सकते हैं, चैप्टर टू चैप्टर मूव कर सकते हैं, इवन वो ऑडियो रिकॉर्डेड होते हुए भी या सिंपल ई-टेक्स्ट होते हुए भी। तो इस प्रकार से हम सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं। कोई भी हमारे इंस्टीट्यूट में आ सकता है और इसके लिए अगर आप चाहें तो हमारे वेबसाइट nivh.gov.in वहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहते हैं दृष्टि दिव्यांगजनों से? दृष्टि दिव्यांगजनों से मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि अपॉर्चुनिटीज़ धीरे धीरे बढ़ रही है और उन लोगों को स्किल होने की जरूरी है ना। आप स्किल्ड हो, क्षमताएं अपने बढ़ाएं, अपॉर्चुनिटी अपने आप आ जाएंगी। और पूरे वर्ल्ड भी इस बात को मान रही है, इसलिए वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे या इस तरह की और भी चीजें हो रही है। और इसके लिए भारत में कानून भी बन चुका है, RPWD Act 2016, जो कि दिव्यांगजनों के लिए बनाया गया है, उनकी सुविधाओं के लिए और साथ ही साथ उनको एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन आवश्यकता यह है कि दिव्यांगजनों को स्किल्ड होने की आवश्यकता है। अगर वो स्किल्ड हो जाते हैं तभी हम आगे चल के किसी भी अपॉर्चुनिटी की मांग कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मैं साइटेड लोगों के लिए भी बताना चाहूँगा कि दिव्यांगजन तो एक साइड है, क्योंकि मैंने कहा था कि डुअल अप्रोच, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि डुअल अप्रोच होना जरूरी है। तो जितने भी दृष्टिवान व्यक्ति या मैनेजमेंट में है या और भी स्थान पे हैं, उनको भी मैं ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा माइंड, ओपन माइंड से आएँ और दृष्टि दिव्यांगजन को भी अपॉर्चुनिटी दें, परखें, और आपको जरूर एहसास होगा कि वो भी उसी प्रकार से काम कर सकते हैं जिस प्रकार से जो दृष्टिवान व्यक्ति काम कर सकते हैं। बस आवश्यकता है आपकी ओर से एक अपॉर्चुनिटी, लेकिन अपॉर्चुनिटी के लिए भी आवश्यकता है कि आप एक्सेसिबिलिटी पर जरूर ध्यान दें, और एक्सेसिबल अगर आप प्रोवाइड कर दोगे तो दृष्टि दिव्यांगजन आराम से काम कर सकते हैं। इस महत्वपूर्ण संदेश के साथ आपका मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे श्रोताओं के साथ आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।